हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है सिंपल टिप्स स्मार्ट आइडियाज़। इसका मतलब एक बेहतर और बड़ा बिजनेस खड़ा कीजिए। इनका लेखक का नाम है एरिका वुल्फ मरे। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। सिंपल टिप्स स्मार्ट आइडियाज़ 2019 में आई यह किताब छोटे बिजनेसमैन के लिए गाइड है जो अपना वादा निभाते हैं। एरिका वुल्फ मरे सिंपल टिप्स और आइडियाज़ के ज़रिए बिजनेस ग्रोथ, प्रैक्टिकल मार्केटिंग की मुश्किल इंडस्ट्री नॉलेज को आसान बनाने की कोशिश करती है। यह बुक किसके लिए है? स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए जिन्हें थोड़ा सा बूस्ट चाहिए, उन एम्प्लॉइज़ के लिए जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई भी जो साइड वर्क से पैसा कमाना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, आपके बिजनेस के साथ बिजनेस प्लान भी इम्प्रूव होना चाहिए। अपने दम पर बिजनेस की दुनिया में कदम रखना मुश्किल हो सकता है और उम्मीद भी यही की जाती है, लेकिन अक्सर नए बिजनेस ओनर जिस बात की उम्मीद नहीं करते हैं वह है इन्फॉर्मेशन की कमी। मतलब उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ मालूम है। वैसे तो बिजनेस के लिए एडवाइसेज का भंडार मौजूद है, लेकिन यह सारी एडवाइसेज सीईओ और एमबीए ग्रेजुएट पर फोकस करती है। एक बुटीक ओनर के तौर पर आपको स्टार्टअप्स पर लिखे गए दुनिया भर के आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए गए स्मार्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, जो ख़ास तौर पर आपके जैसे स्मॉल बिजनेस के लिए बनाए गए हो। हकीकत यह है कि बिजनेस की फील्ड में कोई एक एडवाइस सबके लिए कारगर नहीं होती। छोटे एंटरप्राइजेस के चैलेंज, नफ़ा नुकसान बड़ी फर्म से काफ़ी अलग होते हैं। सिंपल टिप्स स्मार्ट आइडियाज़ इसी के बारे में है। इसमें दी गई एडवाइसेज स्मॉल बिजनेस की मुश्किलें और उनकी पॉसिबिलिटी पर बेस्ड है। इसके अलावा आप जानेंगे कि क्यों आपका बिजनेस प्लान फेंक कर और नया रोडमैप तैयार करना चाहिए। आपकी कंपनी के लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है और क्यों स्टोरी टेलिंग बेचने की काबिलियत से आगे निकल जाती है। आर्किटेक्टेड बिल्डिंग की डिटेल इसलिए नहीं ड्रॉ करते हैं कि कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद उन्हें फेंक दिया जाए। टीचर्स साल भर का सिलेबस रखकर भूल जाने के लिए नहीं बनाते। तो स्मॉल बिजनेस ओनर इतनी मुश्किल से बनाए हुए प्लान को हाई ड्राइव में ही क्यों पड़े रहने देते हैं? क्यों बिजनेस के आगे बढ़ने के बाद वो अपने बिजनेस प्लान के ब्लूप्रिंट को दोबारा नहीं देखते? अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं तो आपको अपने बिजनेस प्लान को एक बिजनेस मैप समझना होगा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बिजनेस के साथ बदलता रहता है। चलिए जानते हैं कि ऐसा डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको अपने टीम को इकट्ठा करने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। एक बड़ा सा पेपर 2 हिस्से में बांट लीजिए। एक तरफ से इंटरनल और दूसरी तरफ से एक्सटर्नल की हेडिंग डालिए। इंटरनल वाले हिस्से का इस्तेमाल अपनी टीम के पैशन, टैलेंट, स्किल, बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए कीजिए। इस हिस्से में आप जितना ज़्यादा लिख सकेंगे उतना ही बेहतर होगा। आप अपनी टीम का वह पोर्ट्रेट बना रहे हैं जिसमें उनके प्रोफेशनल पर्सोना से कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। फिर अपनी कलीग्स से उनके पुराने क्लाइंट्स की लिस्ट बनाने के लिए कहिए। आपकी टीम को उन सभी क्लाइंट्स के नाम लिखने चाहिए जिनके साथ उन्होंने अब तक काम किया है। वॉलंटियर काम भी। अपने कलीग से इस बात को डिटेल में लिखने के लिए कहिए कि किस तरह के काम के लिए उन्हें पे किया जाता था। यहाँ से निकलने वाली इन्फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी आपको सरप्राइज कर सकती है। आप बड़ी आसानी से नई मार्केट के पॉइंट्स बना सकेंगे। अब एक्सटर्नल सेक्शन की बारी आती है। इस सेक्शन में डिस्क्राइब कीजिए कि पहला मार्केट में आपके बिजनेस की क्या पोजीशन है और आपका कंपटीशन पहचानिए। अगर हो सके तो नई मार्केट ट्रेंड प्रिडिक्ट कीजिए। स्मॉल बिजनेस होने की वजह से
आपके पास अपने हिसाब से कोई भी ट्रेंड चलाने की एबिलिटी है। और आखिर में बिजनेस में हुए हालिया बदलाव को लिखिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। यह रिकॉर्ड लगभग 18 महीने के होने चाहिए। अगर आप ऊपर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इसका नतीजा सिर्फ एक बिजनेस प्लान से ज़्यादा होगा। यह आपके टैलेंट, एक्सपीरियंस, चैलेंजेस, स्ट्रेंथ, स्किल, नेटवर्क से बना एक फुल प्रूफ बिजनेस मैप होगा। इससे पता चलेगा कि ऐसा क्या है जो सिर्फ आपकी कंपनी ऑफ़र कर सकती है। इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह यह है कि पूरे साल अपने प्लान को रिविजिट यानी देखते रहिए। अध्याय नंबर 2, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू समझना आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपका एक पिक्चर फ्रेमिंग की बिजनेस है। आप क्या बेचते हैं? फ्रेम आउट, फ्रेम स्टैंड, ग्लास, यही सब। लेकिन असल में आपके कस्टमर्स आपसे क्या खरीद रहे हैं? वह आपसे एक ऐसी तरीका खरीद रहे हैं जिसके ज़रिए वह गिफ्ट और इम्पोर्टेंट यादें संभाल कर रख सके। अक्सर स्मॉल बिजनेस यह न समझकर अपने बिजनेस को लिमिटेड बना देते हैं कि वह क्या बेच रहे हैं और फ्यूचर में वह क्या बेच सकते हैं। यकीनन यह उनके फ़ायदे को भी लिमिटेड कर देता है। चलिए उसी पिक्चर फ्रेमिंग वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज रखने वाली फ्रेमर जानती है कि वह सिर्फ फ्रेम नहीं बेच रही, वह लगातार अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड की जा रही सर्विस इम्प्रूव करने के तरीके ढूंढती रहती है। इसके लिए शॉप, स्क्रैप बुकिंग, वर्कशॉप या फ़ोटो कन्वर्जेशन सर्विस ऑफ़र करने के साथ आर्ट एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज कर सकती है। यह सारे अपना मुनाफा और क्लाइंट बेस बढ़ाने के तरीके हैं। अपने बिजनेस के बारे में अब सोच कर देखिए। कस्टमर्स आपके बिजनेस को उस नज़रिए से देखने लगेंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अपने कस्टमर से रेगुलरली फीडबैक लेते रहिए। इससे आपको यह समझ आएगा कि उन्हें आपकी ऑफ़र की गई क्या चीज़ कैसे पसंद है। अपने इनसाइट्स को भी फॉलो कीजिए। यह तरीका यूनिपट नाम के एक कार डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ। यूनिपार्ट ने डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज शुरुआत की थी। उन्होंने मैकेनिक्स को कार पार्ट्स की बहुत फास्ट डिलीवरी की। ऐसा करने के लिए टीम को हर रोज़ अपने लॉजिस्टिक्स परफॉर्म करने पड़ते थे। जल्द उन्हें एहसास हुआ कि वह डिटेल प्लानिंग की अपनी खासियत क्लाइंट्स को ऑफ़र कर सकते हैं। यूनिपार्ट ने दूसरे फर्म्स को लॉजिस्टिक किसी टास्क को पूरा करने के लिए की गई डिटेल प्लानिंग वर्कशॉप ऑफ़र कराने के लिए दूसरी ब्रांच खोली। हो सकता है यूनिपार्ट की तरह ही आपकी कंपनी में भी अनदेखी पोटेंशियल हो, लेकिन उस पोटेंशियल को आप पहचानेंगे कैसे? आपको एनालिटिक्स यानी थोड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। उन स्किल्स के बारे में सोचिए जो आप बहुत बेहतर तरीके से प्रोवाइड तो कर सकते हैं लेकिन अभी ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। इसकी शुरुआत आप SPICK और SPAN अप्रोच से कर सकते हैं। SPICK शॉर्ट फॉर्म है उस चीज़ का जिसके लिए लोग आपको पे करते हैं। इसका फुल फॉर्म सर्विस, प्रोडक्ट, डिटेल यानी डेटा, कस्टमर और नॉलेज है। हो सकता है आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ऑफ़र करने के तरीके बताना है, और ज़्यादा ऑफरिंग मतलब ज़्यादा फ़ायदा। चलिए आपकी चीज़ों की कीमत लगाते हैं और देखते हैं कि उनमें से सबसे ज़्यादा कीमती क्या है। क्या यह आपके पैसे हैं, आपको स्टॉक, फिर मशीनरी और इक्विपमेंट्स, या आपके काम करने की जगह? अगर आप एक स्मॉल बिजनेस हैं तो जवाब है इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ मेन मैसेज है, आपकी सबसे कीमती चीज़ आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? यह कोई नई इनोवेशन, तरीका या डिज़ाइन हो सकता है। उन चीज़ों की एक चौंकाने वाली लिस्ट है जिन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जा सकता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑपरेशन की ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट चेक कीजिए। बहुत सारे स्मॉल बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ उनके लिए IP यानी
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। आप सोचेंगे कि आपको आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में मालूम है, इसकी ओनरशिप एस्टेब्लिश करने की क्या ज़रूरत है। जब दूसरी कंपनी आपके यूनिक आइडिया या प्रोडक्ट को लेकर फ्रॉड करने की कोशिश करती है तो यह आपको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसका दूसरा फ़ायदा भी है, आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लाइसेंस पैसे के बदले किसी और को दे सकते हैं। एक एसेट की तरह इसका कॉपीराइट बेच सकते हैं। चलिए उन 4 कैटेगरीज को जानते हैं जिनमें से एक का हिस्सा आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। पहला कॉपीराइट है डेफिनेशन के हिसाब से किसी इंसान के किसी काम के लिए बिना चार्ज के रिकॉर्डेड गारंटी है। एग्जाम्पल के लिए किताबों का कॉपीराइट होता है, लेकिन आपके वेब कंटेंट, पिच डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, स्टाइल गाइड जैसी चीज़ों का भी कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट इंश्योर करने के लिए अपने प्रोडक्ट पर कॉपीराइट सिंबल के साथ अपना नाम और डेटा लिख दीजिए। दूसरा, एक ट्रेडमार्क होता है जो किसी लोगो या स्लोगन के जरिए आपके ब्रांड, सर्विस या प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ट्रेडमार्क दूसरी फर्म्स को अपना सामान बेचने के लिए आपके ब्रांड इस्तेमाल करने से रोकता है। ट्रेडमार्क लीगली रजिस्टर्ड होना चाहिए और 10 साल में इसे रिन्यू कराया जाता है, जबकि कॉपीराइट के साथ ऐसा नहीं है। तीसरा है पेटेंट है। अगर आपकी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट, फार्मूला, सर्विस ऑफ़र करती है जो कि पूरे तरीके से नया है, तो पेटेंट प्रोटेक्शन का काम करता है या दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए आपके इनोवेशन का इस्तेमाल करने से रोकेगा। अगर कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो पूरे तरीके से नई है, लेकिन आपने इसके डिज़ाइन और अपीयरेंस में इम्प्रूवमेंट की है, तो ऐसी सिचुएशन चौथी कैटेगरी में आती है। डिज़ाइन राइट आपके प्रोडक्ट का सेफ और अपीयरेंस प्रोटेक्ट करता है ताकि आपकी कंपनी आपके काम को कॉपी ना कर सके। नॉलेज पावर है और अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जानना आपके बिजनेस को पावरफुल बनाएगा। अध्याय नंबर 3, अगर आप स्ट्रेटजिकली सोचें, आपके बिजनेस का स्मॉल साइज आपकी स्ट्रेंथ हो सकता है। डेविड और गोलियत की स्टोरी याद है। 9 फीट लंबे फिलिस्तीनी गोलियत ने इजराइलियों को चैलेंज किया। अगर उनमें से कोई एक भी उसे हरा देता है तो फ़लस्तीन को वह गुलाम बना सकता है। उनमें से सिर्फ डेविड आगे आया। डेविड गोलियत से हाइट में लगभग आधा था। डेविड ने गोलियत को गिरा दिया। इसके लिए उसने अपने गुलेल से गोलियत के दोनों आँखों के बीच टारगेट किया। अगर आप किसी बड़ी फर्म से कंपटीशन करने के लिए एक स्मॉल बिजनेस है तो आपका स्मॉल साइज डिसएडवांटेज लग सकता है, लेकिन याद रखिए आपके पास गोलियत जैसों के बीच में डेविड जैसी पोटेंशियल है। किसी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपटीशन करना मुश्किल हो सकता है जो आपको मार्केट से निकाल फेंकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एक स्मॉल बिजनेस होने के नाते आपके पास कुछ ऐसा है जो बड़ी फर्म्स के पास नहीं है, जल्दी और आसानी से मूव करने की काबिलियत। OODA लूप की मदद से अपने साइज को अपना एडवांटेज बनाइए। OODA ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट का शॉर्ट फॉर्म है। ऑब्जर्व करने से शुरुआत कीजिए। स्मॉल बिजनेस होने के नाते आपके पास ट्रेंड को नोटिस करने और उसके हिसाब से काम करने का एडवांटेज है, लेकिन आप उस ट्रेंड के हिसाब से काम नहीं कर सकते जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है। इसलिए अलर्ट रहिए, अपना बिजनेस एंटीना ऊंचा रखिए। बिहेवियर शिफ्ट, न्यू अपॉर्चुनिटी और ट्रेंड के हिसाब से चलने में आप उस कंपटीटर को बड़ी फर्म से ज़्यादा काबिल होंगे। एक बार आपने मार्केट शिफ्ट और ओपिनियन ऑब्जर्व कर लिया तो अपने बिजनेस को उसी हिसाब से अपडेट कीजिए। आप अपने आप को इसका फ़ायदा उठाने लायक कैसा बना सकते हैं। यहाँ आपको फैसला लेने की ज़रूरत है और इस स्टेप के लिए स्पीड बहुत ज़रूरी है। बड़ी फर्म्स की तरह आपको फैसले लेने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए। आपको
बहुत सारे अप्रूवल और मैनेजमेंट की सलाह की ज़रूरत नहीं है। फैसला लीजिए कि क्या आप इस अपॉर्चुनिटी या ट्रेंड के हिसाब से काम करने वाले हैं। अगर जवाब हाँ है तो फ़ौरन काम करिए, प्रोडक्ट लॉन्च करिए, इनोवेटिव सर्विस दीजिए और मार्केटिंग शुरू कीजिए। OODA की वजह से आप अपॉर्चुनिटी पहचान कर अपने बिजनेस को उसी हिसाब से अपडेट और काम शुरू कर सकते हैं। इतने वक्त में आपकी कॉम्पिटिटिव फर्म सिर्फ अपनी फैक्ट फाइटिंग मीटिंग ही शेड्यूल कर पाएगी। आखिरकार बिजनेस का साइज जो मैटर करता है। अपना रेवेन्यू मॉडल बनाना है और इसे डाइवर्सिफाई करना आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। आपके बिजनेस का एनुअल टर्नओवर क्या है, इसके मुनाफे का क्या। अगर आप बाकी स्मॉल बिजनेस की तरह हैं तो आप इसकी आखिरी पाई तक जानते होंगे। यहाँ सवाल दूसरा है, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है। दूसरे वर्ष में आपके कस्टमर का पैसा आपके अकाउंट तक पहुँचने का क्या तरीका है। आपको अपने रेवेन्यू मॉडल पर वैसे ही ध्यान देने की ज़रूरत है जैसे आप अपने अकाउंट्स पर ध्यान देते रहते हैं। अगर आप एक रेवेन्यू मॉडल पर भरोसा करते हैं, इसका मतलब है अपने मुनाफे से समझौता कर रहे हैं। पैसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। चलिए उन रेवेन्यू मॉडल्स के बारे में जानते हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उनमें से एक एक्सेस फ्री है। अगर आप निश बिजनेस हैं तो निश मार्केट में भी आपका एक्सेस होगा। दूसरे बिजनेसेस को अपने कस्टमर के साथ जोड़ने के लिए एक्सेस फ्री चार्ज करना शुरू कीजिए। फिर एक्सक्लूसिविटी फीस आता है। क्या आपने कभी किसी क्लाइंट को कोई सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है जिसके लिए क्लाइंट ने सोचने का वक्त मांगा हो। ऐसी सिचुएशन में आपका आइडिया कंपटीटर को न बताने के लिए आप एक्सक्लूसिविटी फीस चार्ज कर सकते हैं। तीसरा मॉडल फर्स्ट लुक फी पर बेस्ड है। आपका क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आइडिया के बारे में सोचना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट लुक फ्री चार्ज करना एक स्मार्ट कदम होगा। आप आइडिया डिस्कस करने की पेमेंट ले सकते हैं, चाहे क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करे या ना करे। चौथा मॉडल है लाइसेंस फ्री है। मान लीजिए कि आपका भारत में एक ख़ास तरह की आइसक्रीम बनाने का एक छोटा सा बिजनेस है। US में भी आपके लिए मार्केट है, लेकिन आपके पास बिजनेस बढ़ाने का रिसोर्स नहीं है। अगर आप US बेस्ड किसी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर को अपनी रेसिपी देते हैं तो वह आपकी आइसक्रीम बेच सकेगा और बदले में आपको अच्छा खासा लाइसेंस फ्री अमाउंट मिल सकता है। पांचवा और आखिरी मॉडल सब्सक्रिप्शन मॉडल है। एक बार में सेल करने के बजाय आप सब्सक्रिप्शन मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ऑर्गेनिक सब्जी बेचते हैं तो आप कस्टमर से पीरियडिकली फीस लेकर हर महीने ऑर्गेनिक सब्जी का बॉक्स उनके दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं। अध्याय नंबर 4, आपका बिजनेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा जितना इसके पीछे काम कर रही टीम स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस चलाते हैं तो आपने अपनी टीम के बारे में बहुत सोचा होगा। आपने बहुत ध्यान से रिज्यूमे देखे होंगे, अनगिनत इंटरव्यू किया होगा और एक बहुत सोच समझ कर रोल अलॉट किया होगा। यह सब सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने बिजनेस के टारगेट को पूरा करने के लिए अच्छे लोगों को ढूंढ पाए। लेकिन यह मत भूलिए कि आपको अपनी टीम को उतना ही सपोर्ट करने की ज़रूरत है जितना उन्हें आपके बिजनेस को। रिसर्च कहती है कि खुश लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, तो आप अपनी टीम को कैसे खुश और मोटिवेट रख सकते हैं। आप मुनाफे के लिए कंपनी खड़ी करते हैं तो आपकी टीम को भी बिना रिवार्ड के काम नहीं कराना चाहिए। और रिवार्ड का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं होता। अपने एम्प्लॉयज़ को वीकली ऑफिस लॉन्च या ओकेजनल संडे BBQ जैसे टीम बिल्डिंग ट्रीट्स दीजिए। योगा क्लासेज, मेडिटेशन सेशन, फ्रेश फूड जैसी चीज़ें बोनस के तौर पर जोड़ी जा सकती है। यह सब आपकी टीम को एक्टिव और हेल्थ रहने के लिए इनकरेज करता है। लेकिन तब क्या जब आप बहुत ही कम बजट में अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हो। आपके पास सैलरी देने के लिए भी लिमिटेड पैसे ही होंगे। अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट या स्टॉक में शेयर ऑफर करके या पार्टनर ट्रैक पोजीशन देखकर आप
कम सैलरी पैकेज को बेहतर बना सकते हैं। यह तरीका इस बात की गारंटी है कि वह आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए आपके जितना ही मेहनत करेंगे। याद रखिए, एम्प्लॉयज़ के इंसेंटिव और रिवॉर्ड्स को बहुत महंगा करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक साथ कोई लंच ऑर्गेनाइजेशन कर लीजिए या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेशन जिसमें हर शख्स पूरे ग्रुप को कुछ स्किल सिखाएगा। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे बड़ा रिवार्ड प्रमोशन है। प्रमोशन यह दिखाता है कि आप अपने एम्प्लॉय के डेवलपमेंट और एडवांसमेंट को लेकर सीरियस है। यह आपके वर्क प्लेस में एक एम्बिशियस कल्चर क्रिएट करता है। मतलब हर कोई प्रमोशन पाने के लिए मेहनत से काम करने की कोशिश करता है। प्रमोशन करना हायर करने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। बात बहुत सिंपल है, अपने एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ने में मदद कीजिए, वो आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे। जब क्लाइंट की बात आए तो एनवायरनमेंट चीयरफुल रखने की ज़रूरत है। चॉकलेट, फ्लावर, कैंडल लाइट डिनर, जब आप प्यार में होते हैं तो सामने वालों को जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। कुछ साल बाद अगर आप उतने ही केयरफुल नहीं रहते हैं तो आपका रोमांस एक रूटीन में बदल जाता है। एक अच्छे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए मेहनत करनी होती है और ऐसा ही कस्टमर रिलेशन में भी होता है। तो आप अपने क्लाइंट को खुश कैसे रख सकते हैं? नए क्लाइंट्स मिलने पर पुराने क्लाइंट्स को नज़रअंदाज मत करिए। इसके बजाय हर प्रोजेक्ट के बाद लोग टर्म क्लाइंट से फीडबैक लीजिए। अगर वह इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो उनकी सलाह को मान लीजिए और ख़ुद भी फीडबैक देते वक्त जेनरोसिटी दिखाइए, चाहे सिर्फ इतना ही कहना हो कि आपको उनके साथ काम करके अच्छा लगा। वहीं दूसरी तरफ अपने कस्टमर्स के सामने पूरी तरह झुक जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी नाहक रिक्वेस्ट को पोलाइटली मना कर दीजिए और जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ क्रिटिसाइज़ भी कीजिए। याद रखिए, उन्होंने आपको हायर किया है, किसी हाँ में हाँ मिलाने वाले को नहीं। आप हमेशा खुद इस बात का डिसीजन लेते हैं कि आपको किस फर्म साथ काम करना है, तो उस फर्म में किस लेवल के एम्प्लॉय के साथ कॉन्टैक्ट बनाना है, इस बात का डिसीजन भी लीजिए। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप फर्म के डिसीजन मेकर के साथ काम करें। आप जिसके साथ काम कर रहे हैं अगर उसको हमेशा आइडिया और बजट के लिए किसी और के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है तो यह आपका टाइम वेस्ट करने के साथ ही आपके प्लान को भी डिस्टर्ब कर देगा। बड़ी चीज़ हमेशा बेहतर नहीं होती। कई स्मॉल बिजनेस बड़े क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा होशियार रहिए। जब कोई बड़ी फर्म किसी छोटे बिजनेस के साथ काम करती है तो वह अपना बर्डन उन पर डालने की कोशिश करती है। इंश्योर कीजिए कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें सही हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे लीगल टर्म्स या लीगल चीज़ें भरी हुई है जो कि अक्सर होता है, तो साइन करने से पहले लॉयर से कंसल्ट ज़रूर करिए। आखिर में चलिए अपने रोमांस वाले एग्जाम्पल्स वापस चलते हैं। अगर स्पार्क यानी काम में खुशी या अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है तो ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपकी किसी के साथ केमिस्ट्री नहीं होती तो आप उसके साथ कई बार डेट पर नहीं जाते। अपने क्लाइंट्स के साथ भी ऐसा ही कीजिए। अगर आप उनके साथ काम करने को लेकर एक्साइटेड नहीं हैं तो मत करिए। अध्याय नंबर 5, आपकी स्टोरी बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। वंस ओपन अ टाइम, यह 4 सिंपल वर्ड्स हमें हमारी बचपन की यादों में वापस ले जाते हैं जब हम मेढक और प्रिंसेस की कहानी सुना करते थे। स्टोरी टेलिंग एक पावरफुल मैजिक है और यह बड़े को भी अच्छी लगती है। कि आपको इस बात पर डाउट है कि स्टोरी टेलिंग फ़ायदेमंद हो सकती है तो लेटेस्ट मार्वल मूवी या जेके रोलिंग की रॉयल्टी के मुनाफे की तरफ नज़र उठाकर देखिए। स्टोरी टेलिंग बिकती है और जब आप नए क्लाइंट से मिलते हैं तो असल में आप अपनी कहानी बेच रहे होते हैं। सेल्फ्रिजेज का एग्जाम्पल ले लीजिए। यह एक यूके बेस्ड पॉपुलर फूड हॉल है। बहुत सारे छोटे आर्टिसनल फूड बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट वहाँ डिस्प्ले करने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन क्यों कुछ ऐसा कर पाते हैं और दूसरे नहीं? यकीनन टेस्ट, लुक, ओरिजिन सब मैटर करता है, लेकिन सेल्फ्रिजेज के फूड बायरिंग
टीम के एक मेंबर के हिसाब से जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है वह है प्रोडक्ट के पीछे की कहानी। तो आपकी बिजनेस स्टोरी क्या है? कुल मिलाकर आपकी कहानी दुनिया को बताती है कि आप कहां से आते हैं, कौन हैं और क्या करते हैं। दूसरी तरह कहा जाए तो आपकी कहानी में आपका एक्सपीरियंस, आपके चैलेंज, इंस्पिरेशन, सक्सेस और अपने बिजनेस के लिए आपकी उम्मीदें शामिल होती है। सोचिए कि अपनी कहानी का कौन सा हिस्सा आप कस्टमर के साथ शेयर करना चाहते हैं और उसका एक नैरेटिव तैयार कीजिए। स्टोरी लंबा नहीं लेकिन ऑथेंटिक होनी चाहिए और यह इंश्योर कीजिए कि आपकी मार्केटिंग आपकी कहानी रिफ्लेक्ट करता हो। मान लीजिए कि आप हेयर ड्रेसर हैं, कोई भी अपनी स्टाइलिश हेयर कटिंग और ब्लो ड्राई को बेच सकता है, लेकिन आप कहानी सिर्फ आप बेच सकते हैं। शायद आपके अल्टरनेटिव सलून की इंस्पिरेशन वह वक्त हो जब आपका बिजनेस बचपन से निकाल कर जवानी की तरफ जा रहा हो। यही आपकी कहानी है। आपकी वेबसाइट या सोशल मीडिया के फ्रंट और सेंटर में यही होना चाहिए, ना कि प्राइस और वहीं अमूमन इस्तेमाल किए जाने वाले कंटेंट। और सभी अच्छी कहानियों की तरह ट्विस्ट होना चाहिए। आपकी बिजनेस स्टोरी लाइफ स्टोरी सिर्फ क्लाइंट्स फेसिंग नहीं बल्कि इंगेजेज भी होना चाहिए। इससे आपको याद रहता है कि आपकी स्पेशलिटी क्या है और एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड बनाने में आपकी मदद करता है। बहुत सारे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल कर एक बिजनेस ओनर होने के नाते आप अपनी स्टोरी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हो सकता है कि आपका साइड लाइन इंपोर्ट बिजनेस पुर्तगीज हेरिटेज से इंस्पायर्ड हो। क्यों ना आप अपने ऑफिस को पुर्तगीज टाइल्स से डेकोरेट करें, ऑफिस पार्टी में विनियो वेयर सर्व कीजिए या वर्क करेस्पोंडेंस को चूँकि चौ से साइन ऑफ कीजिए। अपना नैरेटिव क्लियर रखिए, आपके बिजनेस की कहानी की हैप्पी एंडिंग ज़रूर होगी। कुल मिलाकर अच्छी चीज़ें स्मॉल पैकेज में आ सकती है और उनमें आपका स्मॉल बिजनेस भी शामिल है। फ्लेक्सिबिलिटीज़ और पैशन की वजह से भरे हुए मार्केट प्लेस में आपके बिजनेस का स्मॉल साइज आपके लिए एडवांटेज है। जब तक आप अपने बिजनेस की विज़न और अपनी स्टोरी को लेकर क्लियर हैं, कस्टमर और क्लाइंट के साथ जुड़ने की बेहद पॉसिबिलिटीज़ है। क्यों ना ऑफलाइन ट्राई की जाए। आज के दौर में फर्म्स का ऑनलाइन होना बहुत कॉमन बात है, इसलिए अपने क्लाइंट को बिजनेस का फिजिकल मोमेंटो गिफ्ट करना बहुत असरदार हो सकता है। चाहे आप उन्हें अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ बिजनेस कार्ड दें या फिर क्रिसमस गिफ्ट भेजें, ऐसे रिमाइंडर आपके बिजनेस और आपके कंप्यूटर में बहुत फ़र्क ला सकते हैं।